हेलो, वेलकम टू द केमिस्ट्री ई लर्नर्स। आई होप आपने कल का लेक्चर हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स ये लेक्चर आपने देख लिया होगा। इस लेक्चर में ये सेकंड लेक्चर है। हम अब इस लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, बट इन दैट लेक्चर हम कुछ उसके बेसिक्स जैसे कल देखे थे उसके आगे का देखेंगे, यानी कि जो कुछ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहता है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड एंथैल्पी किसे कहते हैं, एंड फिर हम रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। एंड गाइस, एंड अगर आपको कल एक आपको वीडियो आ जाएगी कि अगर हमें एग्जाम में फोड़ना है तो हमें किस तरह से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना चाहिए। वो लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए एंड आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। कल संडे है एंड कल के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स एंड कुछ आई पैक नेम्स की प्रैक्टिस कर लेंगे एंड कल वो आपको लेक्चर भी आ जाएगा। सो गाइज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चलो, अब हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का क्या रिलेशन है, उसका क्या नेचर है, ये देखेंगे। इंस्टेड ऑफ रिलेशन इसका क्या नेचर है, ये यहाँ वर्ड बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। तो यहाँ का नेचर क्या है वो हम देख लेते हैं। CX, यहाँ X क्या है हमारा, हम X बराबर क्या क्या कहते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हम कहते हैं। जब भी मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ CCl यानी कि CH3Cl मैंने ये कंपाउंड लिख दिया है, तो जब भी हम कभी इस कंपाउंड की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो Cl है अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Cl पर निगेटिव चार्ज होगा एंड इस CH3 पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब यहाँ पोलैरिटी, कुछ ना कुछ बॉन्ड्स में पोलैरिटी यहाँ फॉर्म हो रही है। क्यों, किसकी वजह से फॉर्म हो रही है, यहाँ जो कुछ भी हमारी पोलैरिटी है वो किसकी वजह से फॉर्म हो रही है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है वो क्लोरीन है। एंड जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेता है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, वो अपने पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेता है एंड उस बॉन्ड को पोलैरिटी नेचर दे देता है। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव इस तरह से यहाँ फॉर्म होते हैं। इसका मतलब जो कुछ भी X है वो ग्रेटर देन कार्बन है इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्म में। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्म में। इसीलिए यहाँ नेचर क्या है कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कुछ भी नेचर है वो किस तरह से है, वो एक पोलैरिटी की हेल्प से है, पोलैरिटी के बेसिस पर है। ओके, ये हो गया। उसके बाद जब बॉन्ड लेंथ की बारी आती है तो उसकी अब बॉन्ड लेंथ हम देख लेते हैं। आई होप आप मेरे साथ साथ ही नोट कर रहे होंगे। यस, बॉन्ड लेंथ ऑफ द CX बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड। अब इस CX बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ अपने आप को, क्लोरीन, फ्लोरीन, CCl, CBr एंड CI, CCl, CF, CBr एंड CI। आप सबको तो ये पता ही होगा, जब भी कभी हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जब हम बात करते हैं तो उसकी साइज क्या होती है, ग्रुप में इंक्रीज होती है। जब भी कभी हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो साइज इंक्रीज होते हुए हमें दिखती है। एंड जब ये साइज इंक्रीज हो रही है तो उसके शेल्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो साइज इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ अगर ऑर्डर लिखे तो क्या लिख सकते हैं ऑर्डर, आयोडीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन द फ्लोरीन। ये हमें यहाँ ये ऑर्डर इसकी मिल जाती है।
अगर हमें अब बॉन्ड लेंथ की प्रॉपर ऑर्डर लिखना है तो हमें क्या करना होगा, अब जो कुछ भी CI की बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ मतलब हम क्या समझते हैं, बॉन्ड लेंथ का मीनिंग क्या होता है। मैं आपको बॉन्ड लेंथ का मीनिंग एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड फ्लोरीन, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड लेंथ मतलब हम उसके न्यूक्लियस के साथ का रेशो देखते हैं। यहाँ फ्लोरीन की साइज छोटी है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, ओके। ये हमारा छोटू सा फ्लोरीन, CCl के बाद ये थोड़ा सा बड़ा होता चला जाएगा, CCl, इसके बाद CBr में ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एंड CI में आयोडीन तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वो बड़ा हो जाएगा। जब भी हम इसकी न्यूक्लियस, यहाँ कार्बन की साइज तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कार्बन की साइज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसके न्यूक्लियस के साथ जो कुछ भी यहाँ रेशो आता चला जाएगा, उस रेशो के हिसाब से क्या होगा, हमें उसकी बॉन्ड लेंथ बनानी होगी। अगर आयोडीन की साइज बड़ी है, उसमें शेल्स ज़्यादा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगर उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, अगर उसकी बॉन्ड लेंथ यानी कि उसके न्यूक्लियस में अगर डिफरेंस बहुत है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ अच्छी खासी होगी। इसीलिए जो कुछ भी हमारा ऑर्डर है वो इसी तरह से बनता चला जाएगा, हमें ऑर्डर इसी तरह से बनता हुआ नज़र आएगा। ये हो गया हमारा सब कुछ बॉन्ड लेंथ के बारे में। मैंने आपको बहुत ही चंद शब्दों में बता दिया है। अगर किसी को ये याद करना है तो आप इसी सीक्वेंस में इसे याद कर लेना, इसी ट्रिक के साथ इसे याद कर लेना, अपने नोटबुक में इसी तरह से लिख लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद बारी आती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये जानने से पहले अगर आपको याद ही रखना है खाली, तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ। बॉन्ड लेंथ के इनवर्स, बॉन्ड लेंथ के इनवर्स बॉन्ड लेंथ के इनवर्स बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। बॉन्ड लेंथ के इनवर्स हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है हमारा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है हमारा, यस बॉन्ड लेंथ का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हमें क्या कहा है, हमने इसे इन्वर्सली कहा है, तो हम इस तरह से उसके ऑर्डर लिख सकते हैं, CF देन CCl देन CBr एंड देन CI देन द CI। ये हो गया हमारा इस ऑर्डर के बारे में। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, आपके दिमाग का सबसे बड़ा क्वेश्चन। जिसने 11th अच्छी से नहीं की है उसे नहीं पता होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन जिसने 11th बहुत अच्छे से की है उसे बहुत अच्छे से पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपको चंद शब्दों में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप भी 12th के स्टूडेंट हो एंड आपके क्लास का स्टूडेंट भी 12th का है, ओके। तो आप दोनों की जो फ्रेंडशिप होगी वो बहुत अच्छी होगी। आप 12th के स्टूडेंट हैं एंड आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के साथ, तो आपकी और उस फर्स्ट स्टूडेंट की ज़्यादा जमेगी या फिर आपके 12th स्टैंडर्ड के साथ 12th स्टैंडर्ड में बच्चे के साथ आपकी ज़्यादा जमेगी। तो ऑफकोर्स आपके एज के बराबर के जो साथ है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, कम समय में बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्गिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन उस फर्स्ट क्लास के बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी इतनी जल्दी नहीं होगी। इसे ही कहते हैं हम बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसे क्या कहते हैं हम, बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ कार्बन और फ्लोरीन का जो भी कुछ साइज है वो एक ही पैरामीटर में है, लेकिन जो कुछ भी साइज है कार्बन और आयोडीन का वो बहुत ही अलग पैरामीटर में है। इसीलिए हाँ उसमें कार्बन और आयोडीन में उसकी जो भी कुछ स्ट्रेंथ है वो कम नज़र आती है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम नज़र आती है। इसीलिए ये रिलेशन आपको मैंने बताया है। क्या क्या देखा हमने, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बारी आती है हमारी बॉन्ड एंथैल्पी के
बारे में जानने की, बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में जानने की। क्या होती है बॉन्ड एंथैल्पी? क्या होती है बॉन्ड एंथैल्पी हमारी? अगर मैं आपको बताऊं बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, एग्जाम्पल बॉन्ड, 1 मिनट, यस, क्या जानना है हमें? बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, हमें क्या जानना है अब? बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एंथैल्पी? इस एंथैल्पी का मीनिंग क्या है वो सबसे पहले कौन बताएगा? एंथैल्पी का मीनिंग होता है कि कितनी एनर्जी से बॉन्ड, एनर्जी कितनी लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हम उसे कहते हैं एंथैल्पी। क्या कहते हैं? बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगती है, हम उसे क्या कहते हैं? उसकी एंथैल्पी, या फिर हम उसे कहते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोरीन एंड फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो गया का, कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड जल्द से जल्द ब्रेक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जब भी कभी कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो उनकी साइज सेम होने के कारण वो आपस में बहुत अच्छे से बॉन्डिंग कर लेते हैं। लेकिन विथ कंपैरिजन टू दिस, कार्बन एंड आयोडीन में इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल होती है। इसीलिए कार्बन एंड आयोडीन में जो कुछ भी उसे एनर्जी लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो बहुत ही कम एनर्जी लगेगी, लो एंथैल्पी। इसे क्या लगेगी? लो एंथैल्पी लगेगी, क्योंकि इसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कल ही हम कुछ एक नए दोस्त से मिले हैं एंड कुछ हमारा खास दोस्त हमें आके उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत बातें कह जाता है, तो हम फिर उसके पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे खास दोस्त ने बताया कि वो ऐसा है। तो इसी प्रकार हमारे बीच में बॉन्डिंग होगी क्या? फिर नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ कार्बन एंड आयोडीन का भी है, वो कल ही मिले हैं तो उनके पास इतनी जल्दी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए कार्बन एंड आयोडीन में बहुत लो एंथैल्पी होगी। लो एंथैल्पी क्यों है? क्योंकि लो स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ बहुत है तो एंथैल्पी ज्यादा है। इट मीन्स हमें डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। लिख लीजिएगा, बॉन्ड एंथैल्पी, bond enthalpy is directly proportional to bond strength. Bond strength. Okay, bond enthalpy is directly proportional to bond strength. इसका मतलब जो कुछ भी हमारा ऑर्डर इस बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए आया था वही ऑर्डर यहाँ भी हमारा आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा फिर, यस, लिख लिया, यस। ये हो गया हमारे बॉन्डिंग के बारे में। अब बारी आती है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी कुछ हम देख ले। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी हम कुछ देख ले। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, सो लेट्स स्टार्ट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन एंड हैलोएरीन। हैलोअल्केन एंड द हैलोएरीन्स। ओके, methods of preparation of हैलोअल्केन एंड हैलोएरीन्स। तो सबसे पहले हमारी जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी मेथड है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी मेथड है हमारी? फर्स्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक, 1 minute, yes, oh no, sorry, yes, 1 minute गाइज, मैं आपको स्लाइड्स ऐड कर देती हूँ मेरे इसमें ताकि कोई दिक्कत ना आए। 1 minute।
ओ नो, यस, हम क्या देख रहे थे, हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन की प्रिपरेशन मेथड्स। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यस, चलो, तो क्या करना है हमें। पहली मेथड है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी मेथड है हमारी सबसे पहले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारी मेथड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारी पहली मेथड है। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं आपके दरख्वास्त करूंगी कि आप मेरे पिछले लेक्चर जाकर जरूर देखिएगा, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको सब धुआं धुआं हो जाएगा, यानी क्रिस्टल क्लियर सब कुछ हो जाएगा। प्लीज़ ये मेरी आपको बहुत अच्छी से रिक्वेस्ट है कि आप जाके वीडियो देख लेना, या फिर आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा एंड मैं यहाँ आपको इलेक्ट्रोफाइल नहीं रिवाइज करवा सकती। ओके, चलो, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है वो हम देख लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वो हम यहाँ नहीं देखने वाले। तो सबसे पहली रिएक्शन हम क्या करेंगे, हैलो एरिन में देखेंगे। हमने ये बेंजीन यहाँ दिखाया है, बेंजीन हमने दिखाया है। इस बेंजीन में मैं अगर लेविस एसिड या लेविस एसिड एंड हैलोजन ऐड कर दूं, लेविस एसिड एंड हैलोजन ऐड कर दूं, तो आपको क्या दिखाई देगा। यहाँ ये हैलोजन है निगेटिव, इसमें कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है Cl माइनस, एंड हाइड्रोजन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ क्या लिखा है हमने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एंड ये H प्लस एज अ इलेक्ट्रोफाइल बाहर आकर गिर जाएगा। ओके, तो चलो फिर यस, क्या होगा, ये जो कुछ भी है यहाँ H प्लस की जगह क्या आएगा, X प्लस H प्लस आ जाएगा। ओके, ये तो हो गई हमारी एक जनरल रिएक्शन। हम सबसे पहले हैलोजिनेशन में क्या देखेंगे, क्लोरीनेशन रिएक्शन देखेंगे। कौन सी रिएक्शन देखेंगे, क्लोरीनेशन रिएक्शन हम देख लेंगे। तो पुट द हेडिंग क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन रिएक्शन। इस क्लोरीनेशन रिएक्शन में हमें क्या देखना है, इस क्लोरीनेशन रिएक्शन में हमें ये देखना है कि अगर हम एक बेंजीन ले ले एंड उस पर FeCl3, ये FeCl3 क्या है, ये जो FeCl3 है वो एक लेविस एसिड है। वो क्या है, एक लेविस एसिड है, एंड हम यहाँ क्लोरीनेशन कर रहे हैं, इसलिए हम Cl2 को ऐड कर देंगे। इसे ऐड कर देंगे Cl2 को। इसके बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है यहाँ, वो अच्छे से देखना। हमने क्या देखा, ये H प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। वो यहाँ सब्स्टिट्यूट क्लोरीन के हेल्प से हो जाता है, एंड H प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बाहर यहाँ से पड़ जाता है। ये हो गई हमारी क्लोरीनेशन रिएक्शन। अब सबसे अच्छा एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि हर एक बच्चे को है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस, ये आया कहाँ से, ये जो भी Cl प्लस फॉर्म होगा ये आया कहाँ से। तो ये अगर आपको देखना है तो आप यहाँ इस स्लाइड में अच्छे से देख लेना। ओके, चलो, हमने क्या रिएक्शन ली थी, FeCl3 हमने लिया था, FeCl3 प्लस हमने क्लोरीन ऐड किया था, राइट। अब इस क्लोरीन पे कुछ ना कुछ तो लोन पेयर्स होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ओके, हाँ जी। उसके बाद अब ये जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, FeCl3 ये क्या है, लेविस एसिड है। ये क्या है हमारा, लेविस एसिड है। ये अगर लेविस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ख्वाहिश रखता होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करने की ये ख्वाहिश रख रहा होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ख्वाहिश रखता है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उसे यहाँ शिफ्ट ये हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन उसे दे देता है। ओके जी, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो एक क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ क्या फॉर्म हुआ, हमारा जो कुछ भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किस तरह से फॉर्म होगा, Cl एंड FeCl3 इस Fe पर अब निगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एंड एक क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड अगर मैं सीधे सीधे इसे इस तरह से लिखूं कि Cl, अब देखना मैं इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ। यस हम ब्लैक से यहाँ मैं अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, जो कुछ भी यहाँ है Cl, जो कुछ भी यहाँ इस Cl, ओके, Cl FeCl3 FeCl3 ये फॉर्म होगा है, इस Fe पर निगेटिव चार्ज है, प्लस Cl+, ये हमारा फाइनलाइज प्रोडक्ट है। ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये हमारा फाइनल वाला प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो चुका है। ओके, अब यहाँ जो FeCl3 ये जो पूरा है, क्या मैं इसे FeCl4- कह सकती हूँ? क्या मैं इसे FeCl4- कहने की इजाजत है? यस, बिल्कुल है जी। उसके बाद ये जो यहाँ क्लोरीन बैठा हुआ है इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से ले लिए गए हैं, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है एंड ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है। ये बेचारा क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये वाला क्लोरीन यहाँ हमें क्या कहकर काम करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल कहकर ये काम करने लगता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल कहकर ये काम करने लगता है। ओके गाइस, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो जब भी कभी हम FeCl3 एंड Cl2 की रिएक्शन लेंगे, जिस प्रकार हमने इस पिछले स्लाइड में ली थी, तो यहाँ अगर आपको कोई भी पूछे कि यहाँ क्या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो आप यहाँ आंखें बंद कर कर कह देना कि Cl+ ही फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? Cl+ ही फॉर्म हो रहा है। ओके गाइस, ये सब कुछ समझ में आ गया? ओके, तो लेट्स मूव अहेड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात कर ली हमारे इसमें, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब भी कभी टोलिन आए तो टोलिन इस सब से किस तरह से रिएक्ट करता है, टोलिन किस तरह से रिएक्ट करता है। अब टोलिन क्या है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि टोलिन क्या है मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी, उस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, ये है आपका टोलिन का स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका टोलिन का स्ट्रक्चर है। ओके, इस टोलिन के स्ट्रक्चर को मैं एक जगह से CH3 जोड़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ एक CH3 मॉलिक्यूल जोड़ना चाहती हूँ। तो देख लेना आप, मुझे यहाँ पहले जगह नहीं थी। यस, एक मुझे क्या करना है, यहाँ CH3 को अटैच करना है। ये क्या होगा आपका टोलिन। ओके, अब इस टोलिन पे ये किस तरह से रिएक्ट करता है मैं आपको इसके पॉइंट्स बता देती हूँ। जिन्होंने ये सब कुछ 11th में पढ़ा है उन्हें ये बहुत इजी लगेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कृपया करके हाइपर कॉन्जुगेशन सब इंडक्टिव इफेक्ट, सारे के सारे इफेक्ट मैंने अपने चैनल पर इसके वीडियो पोस्ट कर दी है, आप उसके प्लीज लेक्चर जाके आप देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो यहाँ CH3 अटैच है, ये CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहाँ ये शो करने लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहाँ ये शो करता है।
जब भी कभी यह हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करता है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अर्थ्रो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होते हैं। कौन से ग्रुप हमें यहाँ मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ अर्थ्रो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मिलते हैं। कौन से ग्रुप मिलते हैं? पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलते हैं। जब भी कभी ये अर्थ्रो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं तो ये जो कुछ भी हम इसमें क्या किसके साथ रिएक्शन करेंगे? हैलोजन के साथ। ये हैलोजन को सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थ्रो और पैरा पोजीशन पर ही भेजते हैं। किस पोजीशन पर भेजते हैं? अपनी अर्थ्रो, दिस इज अर्थ्रो एंड दिस इज द पैरा पोजीशन। सिर्फ और सिर्फ अर्थ्रो एंड पैरा पोजीशन पर ही ये अपने जो कुछ भी हैलोजन है उसे ही भेजते हैं। ये अपने मेटा पोजीशन पर कभी भी नहीं भेजेंगे। इसीलिए जब भी कभी हम टॉलिन के साथ कोई भी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास दो ही तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक तो वो अर्थ्रो होगा या तो फिर वो पैरा होगा। अगर आपको कभी भी कोई मेटा कहता है तो वो मेटा प्रोडक्ट वहां फॉर्म नहीं किया जाता है। ओके, तो चलो अब इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। क्या रिएक्शंस होते हैं जब हम CH3 को FeCl3 के साथ हम उसको रिएक्ट करते हैं, तो देख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है टॉलिन। मैंने क्या लिया है यहाँ? टॉलिन। यस, मैंने यह टॉलिन ले लिया है CH3। मैंने इस पर FeCl3 एंड Cl2 के एक्शन करवा चुकी हूँ मैं। क्या प्रोडक्ट मिलेगा मैं आपको ब्लू से लिख देती हूँ। CH3 को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर किसी ने CH3 को हाथ लगाया तो देख लेना। यस, यहाँ Cl ये पहला प्रोडक्ट एंड यहाँ पर ACH3 एंड यहाँ पर हमारा है दूसरा Cl। किस पोजीशन पर आए हैं? अर्थ्रो एंड पैरा। किस किस पोजीशन पर अटैच हुआ है? ओनली एंड ओनली अर्थ्रो एंड पैरा। ओके, ये हो गई आपकी रिएक्शन। उसके बाद इसी तरह से आप ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन रिएक्शन मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ। ये आपका टॉलिन, क्या है आपका? ये टॉलिन है। इस पर सेम रिएक्शन Br2 की है। सिर्फ क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गए? वही प्रोडक्ट फॉर्म हो गए क्या? यस, अर्थ्रो एंड पैरा पे ही आपका Br लगेगा प्लस सेम 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 यहाँ आपका CH3। देन उसके बाद आपके इस पोजीशन पर आपका ब्रोमीन होगा। इसी पोजीशन पर आपका क्या दिखाई देगा? आपको ब्रोमीन दिखाई पड़ेगा। ओके, ये हो गया आपका ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन बहुत सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब बारी आती है आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन की तो वो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। क्यों दिक्कत देती है? क्योंकि जब भी कभी आयोडीनेशन की रिएक्शन होती है वो आयोडीनेशन रिएक्शन किस तरह से होती है? आयोडीनेशन की रिएक्शन रिवर्सिबल मेथड से होती है। किस मेथड से होती है? रिवर्सिबल तरीके से यहाँ दिखाता है। एंड फ्लोरीनेशन तो एक्सप्लोजन ही कर देता है। क्यों एक्सप्लोजन करता है फ्लोरीनेशन? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है। किस तरह से है? वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो एक्सप्लोजन क्रिएट कर देता है। ओके, अब आयोडीनेशन रिवर्सिबल है तो क्या हम आयोडीनेशन करेंगे ही नहीं? ऐसा कैसे नहीं करेंगे? हम आयोडीनेशन करेंगे, उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ उसके मिक्स कर आयोडीनेशन करेंगे। तो चलो मैं आपको पहले आयोडीनेशन में होता क्या है वो मैं आपको सिंपल तरीके से एक नॉर्मल वे में दिखा देती हूँ। क्या लिया हमने यहाँ? बेंजीन की रिंग ली। क्या ली है हमने? अब बेंजीन की रिंग। इस पर मैंने क्या लिया है? AlCl3 एंड I2 डाल दिया है। AlCl3 एंड I2 मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद ये क्या देगा आपको? ये आपको जनरली प्रोडक्ट देगा दिस मच दिस
प्लस एक HI का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं HI का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये जो आपका I2 है ना, वो एक I प्लस फॉर्म करता है एंड एक I माइनस फॉर्म करता है। एक I प्लस एंड एक I माइनस फॉर्म करता है। इतनी बात याद रख लो, कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब आपकी सारी जब बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगी। आपकी बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मैं आपको फटाफट से आपकी जितना एनसीईआरटी में पार्ट है उतना फटाफट कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, ये आपका क्या फॉर्म हो गया, यहाँ HI आपका फॉर्म हो चुका है। ओके, अब जो यहाँ HI फॉर्म हुआ है उसके पहले ये जो रिएक्शन है वो क्या है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब क्यों है वो ही मैं आपको बता रही हूँ। ये जो HI है यहाँ वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है आपका, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, क्या है आपका, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, उसकी टेंडेंसी है कि वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। उसकी टेंडेंसी है कि वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा एंड सामने वाले को रिड्यूस करेगा। अब अगर HI की मैं बात करूं, ये जो HI है ये किस में कन्वर्ट होगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। -1 to 0 क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, उसके बाद ये HI से -I से 0 में ये क्या फॉर्म कर रहा होगा, I2। क्या फॉर्म कर रहा होगा, I2। इट मीन्स जो कुछ भी हमारा यहाँ है वो HI से I2 में जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से उसका इंतजार है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। ओके, एंड ये अगर रिवर्सिबल होने लगा तो ये जो उसका HI है वो HI I2 में कन्वर्ट होता चला जाएगा एंड ये जो हमारा प्यारा सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसकी कंसेंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि किस तरह से हो रहा है, ये हमारी रिवर्सिबल तरह से हो रहा है। ओके, ये किस तरह से हो रहा है, ये रिवर्सिबल तरीके से हो रहा है। ओके गाइस, उसके बाद अब हम इसे किस तरह से इस ऑक्सीडेशन, इसको किस तरह से रिवर्सिबिलिटी को हम किस तरह से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही खास हमारे पास एक एजेंट आता है। हम उस एजेंट को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट कहते हैं हम उसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इस रिएक्शन में मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लूँ, कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लूँ, तो आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो मैं आपको यूज कर यहीं पर दिखा देती हूँ। ले लो, हमने क्या लिया है, एक बेंजीन की रिंग, उस पर मैंने क्या डाला है, AlCl3 एंड I2 डाला है। उसके बाद ये क्या रिएक्शन देगा, इसने अपनी अपनी नॉर्मल रिएक्शन दे दी। उसके बाद HI भी फॉर्म हो गया है। इसी HI जो फॉर्म हुआ है, इसी HI की प्रेजेंस में ही हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे। क्या है ये, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड HI के रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे तो किस तरह में फॉर्म होगा, ये I2 में फॉर्म हो जाएगा। तो इसका रिवर्सिबल ये फिर से आएगा का, क्योंकि हमने इसे रिड्यूसिंग एजेंट को इसे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है रिएक्शन। इस तरह से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सारा की सारा जो कुछ भी हमने हैलोजेनेशन स्टार्ट किया है उसके बारे में। अब हम कल के लेक्चर में क्या करेंगे, साइनमेयर्स रिएक्शन करेंगे एंड उसके आगे आगे चलते चले जाएंगे। सो गाइस, अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है।